तो जब मैं जागरण में वहाँ था रात को तो कोई 2:30-3 बज गई थी। क्योंकि वो नियर बाय स्टेशन था तो फाटक काफी देर तक बंद रहता था। तो मैं थोड़ी गाड़ी को खींच के नीचे कर रहा था उसको तिरछा, तो एक लेडी का अचानक से हाथ आता है, थोड़ा हाइट पे घघरा पहना हुआ और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने, और बोला थे कट जा रही हो, थे माने भी लेट चलो। मैं स्पीड से एकदम उस तक पहुंचा, मेरे भाई तक जो आगे खड़ा था। क्या हुआ भाई? अरे बैठ। वो खट से बैठा, मैंने स्कूटर दौड़ाया। हुआ ये था कि उस लड़की ने मेहंदी लगाती थी हमेशा, मेहंदी लगा के चांदनी रात में वो पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई। उसका वाक्य जो उन्होंने बताया कि जब ये गाती थी तो ऐसे बैठती थी कि बहुत बड़े बड़े कव्वाल बैठते हैं, जैसे घुटने उल्टे करके बाकायदा, आंखें बिल्कुल जैसे कोई अल्लाह में जैसे लीन हो जाते हैं ना कव्वाल, वैसे आंखें ऊपर करके गाती थी। सब जने कहते भाई, चूंकि वो हिंदू परिवार तो इसको तो कोई भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। और उन्होंने इससे बात की तो एकदम पास में आके बात की, इसी लड़की ने मिला के थप्पड़ दिया तो दीवार के सहारे से उनकी कनपट्टी पे जोरदार लगी। लगते वो नीचे गिरते ही थोड़ी देर में उनके पखेरु उड़ गए। वो अपने तैयारी में लगे थे, रात को ही बारात चढ़ती है, अब बारात तो बाद में चढ़ती, दूल्हे में कोई और चढ़ गया। दीपक भाई, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही विचित्र बात आपको लगी होगी कि भाई इतने सालों बाद दोबारा कनेक्शन हुआ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में और मैंने तो आपको पकड़ ही लिया। बेसिकली मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि दीपक भाई संगीत घराने से, बहुत नामचीन संगीत घराना है, उससे बिलोंग करते हैं। और हम लोगों के कई ऑडियो प्रोजेक्ट्स और कई फिल्मों के प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट तरह के चलते रहते हैं प्रोजेक्ट। तो अभी ये कोई एक बड़ा साउंड एंड लाइट शो, कथक बेस्ड क्लासिकल म्यूज़िक वाला, इनका कोई प्रोडक्शन चल रहा था। और उसी दौरान उनको पता लगा कि यहाँ पर हम पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं और वो भी हॉरर रिलेटेड। तो इन्होंने अपना एक किस्सा हमको बताया। तो उस किस्से को मैंने कहा हमें तो बता दिया लेकिन हमारी ऑडियंस को भी बताओ। तो दिस वाज द शॉर्टकट इनके ब्रीफ का। और मैं चाहूँगा कि ये खुद, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लंबा गैप हो गया था, ये खुद अपने आप को और एलोबरेट करके अभी क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं इनके फील्ड में वो बताएं। दीपक जी, अप टू यू। थैंक यू अमित जी, आपने इस काबिल समझा कि हम अपनी तड़प की बात आपके अल्फाजों से बयां कर सकें। क्या बात है। देखिए, उल्फत की तड़फ रफ्ता रफ्ता, उल्फत की तड़फ रफ्ता रफ्ता अल्फाजो बयां तक आएगी, जो बात अभी तक दिल में थी अब इस ब्रॉडकास्टिंग में बाहर आएगी। क्या बात है, क्या बात है। आप ऑडियंस के लिए ये एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और वेरियस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। एक्चुअली अमित भाई क्या है कि मैं जिस घराने से आता हूँ वो है मेहर घराना, पंडित रविशंकर जी का, अलाउद्दीन खान साहब का घराना है। परिवार में पिताजी आकाशवाणी जयपुर में कार्यरत रहे और संगीत के यूँ कह लीजिए सभी क्षितिज के कलाकार हमारे परिवार में हुए हैं। और उनके उर्स तक तो हम नहीं जा पाए, लेकिन जितना भी कर रहे हैं बस ये है कि राजस्थान की शान को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। और विगत पिछली सरकार में संगीत नाटक एकेडमी का मुझे वरिष्ठ सदस्य भी बनाया बिल्कुल गया। बिल्कुल। खुद मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने, उन्होंने नवाजा शायद कुछ देखकर। तो कुछ कलाकारों के लिए भी काम कर पाए और कर रहे हैं आज भी, और चाहते हैं कि करते करते ही स्वाहा हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कर चलो, अनुज अरोड़ा साहब ने गाया भी है कि जग रोए और तुम हंसो, ऐसी करनी कर चलो। तो कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे भाई लोग हमारे साथ हैं तो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि आज का विषय बड़ा अजीब सा लिया, भूतों का किस्सा। तो ये वाक्य हम सुनते रहते हैं और मेरे खुद के जीवन में एक ऐसा वाक्य हुआ, चूंकि आपने उस दिन यहाँ आके मुझे एक दूसरा ही माहौल यहाँ पे दिखाया। और सबसे बड़ी बात कि प्रशंसक, इसको देखने वाले अविरल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने जब आपका यहाँ देखा, मैंने कहा इतने लोग, तो भाई ठीक है, अगर आप समझते तो मैं भी अपना हकीकत किस्सा सुनाता हूँ, जिससे क्योंकि आई थिंक मैं आपकी बात थोड़ा काट रहा हूँ, क्योंकि आपके बीच में ऐसा भी है, आप प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स वगैरह, तो बहुत अलग अलग जगहों पर आपको जाना होता है। बिल्कुल होता है, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए ऑर्गेनाइजर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपका इन चीजों से पड़ा है। यस सर। तो मैं आज आपको पहला वाक्य सुनाता हूँ जो मैंने उस दिन आपको सुनाया, लेकिन पूरे विस्तृत से आज आपके इस ब्रॉडकास्टिंग में मैं यहाँ बैठा हूँ, साझा करता हूँ। भाई जी, क्या हुआ था कि अपने जयपुर के बहुत सिद्धस्त एक कलाकार हुए हैं जो विगत अभी कुछ सालों पहले ही
भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका नाम लोग सभी जानते हैं। और क्या उन्होंने फोक संगीत को जीवित रखा है। श्री भगवान साहिब जी सेन, नाम सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी रिकॉर्ड किया हुआ उन्होंने, आपके यहाँ भी किया हुआ। हाँ, तो उनका HMV में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी निकले हैं और उनके उम्दा गाने फोक गाए गए हैं उनके द्वारा। तो वो अपने गुरुजी की बरसी मनाते थे गुरु पूनम पे। अच्छा। तो जयपुर संभाग के सारे लोग जानते हैं। तो वो पूरी रात सारे कलाकारों का तामझाम लगा रहता था वहाँ, और नंबर की प्रतीक्षा में कलाकार रहते थे गाने वाले। तो भगवान साहिब जी आकाशवाणी आया करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे भी कहा कि बेटा आप आओ, क्यों मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मिलनसार थे, वो गुरु मानते थे पिताजी को। तो क्योंकि HMV में बाबू जी म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय, तो उनका मिलना जुलना था। चुन्नी जयपुरी वगैरह ये लोग सब साथ में गाया करते थे। आप लोगों ने सुनी भी कई गाल, मालन थारे बाग में, नारंगी लटके, ये सारे उन्हीं वो डबल मीनिंग सॉन्ग्स फोक वाले जो हुआ विशेष तौर से। हाँ, और नल दमयंती वगैरह ये भी बहुत गाए उन्होंने और बड़े प्रसिद्ध रहे उनके। तो मैं उनके जागरण में, फिर अगली बार वो मिले, बोले आप आए नहीं पिछली बार, अभी गुरु पूनम है, फिर आपको आना पड़ेगा। तो उस समय मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था क्लासिक SL, वो वाइट कलर का। तो मेरे कज़न ब्रदर जोधपुर से आए हुए थे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरे साथ चलो, ये रिंगस के पास में एक जगह है, तो वहाँ पे जागरण रखा है भगवान साहिब जी सेन ने। तो उसने बोला हाँ भाई साहब मैं चलूँगा। तो हम दोनों चले गए। अब रिंगस पे यदि आपको पता है उस रूट के बारे में अगर किसी को, तो अब तो वहाँ फ्लाईओवर बन गया है, रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे जंक्शन है जंक्शन बगल में। वो फाटक जब बंद होता था तो वहाँ के स्थानीय लोग कहते थे गई घंटों की, क्योंकि वो नियर बाय स्टेशन था, तो फाटक काफी देर तक बंद रहता था। बट टू व्हीलर वाले क्या करते थे कि वो नीचे थोड़ा सा गाड़ी को सरका के पहले वो टू व्हीलर निकाल लेते। हाँ, वो निकाल लेते थे। तो जब मैं जागरण में वहाँ था रात को, तो कोई 2:30-3 बज गई थी। 9 बजे गया था मैं, 2:30-3 बज गई थी। तो मैंने कहा अब चलें यार, ये तो पूरी रात करके और सुबह आरती करके ख़त्म करेंगे। हम दोनों बीच में से निकल गए। जब वो फाटक आया रिंगस का, तो उससे थोड़े पहले मैंने गाड़ी को रोक के मैंने भाई से कहा कि तू नीचे झुक के उस तरफ जा और मैं गाड़ी को यूं करके लेके आता हूँ। तो भाई क्या पहले ही खट से उतारते वो स्पीड से निकल गया उस तरफ। तो मैं थोड़ी गाड़ी को खींच के नीचे कर रहा था उसको तिरछा, तो एक लेडी का अचानक से हाथ आता है और थोड़ा हाइट पे घघरा पहना हुआ और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए उसने, जैसे कंठी होती है ये वो, यहाँ लंबे लंबे झुमके और पूरे यहाँ तक पूरे हाथ भरा हुआ चूड़ियों वो ट्रेडिशनल पूरा पहना हुआ और बहुत खूबसूरत। अब आप हंसिएगा मत, वो खूबसूरत थी इसलिए मैं यहाँ शब्द बोल रहा हूँ, खूबसूरत, लाजवाब, बहुत सुंदर। और मैं तिरछा स्कूटर किया तो उन्होंने मेरा हाथ लगाया स्कूटर के और बोला थे कट जा रही हो, थे माने भी लेट चलो। तो मैंने तिरछा करके स्कूटर वापस सीधा किया। जब उसको देखा तो मैं देखता रह गया। मैंने कहा इतनी सुंदर लेडी रात को 2:30 बजे सड़क पे क्या कर रही है, मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं अविवेक मैंने पूछा कहाँ जाना आपको, कि भाई जी जानो तो अटे बीच में ही कटी है, थे बट तक छोड़ दिया मैंने। अब मैं ये भूल गया उसकी खूबसूरती देख के कि मेरे साथ मेरा भाई भी तो है। मैंने कहा भाई को खड़ा कर देंगे साइड में, इसको छोड़ के आते हैं, इसमें क्या है, बीइंग ए लेडी हेल्प करते हैं उसकी। सही है। ये पता नहीं था कि अगर उस दिन हेल्प करता तो वो आखिरी यात्रा होती मेरी। वो मुझे पता कैसे लगा कि जैसे ही मैं स्कूटर तिरछा करने लगा फिर तो उसने हाथ लगाया और स्कूटर को तिरछा करने में हेल्प की। अब मैं वहां तक आ गया, फिर नेक्स्ट वाली फाटक पर, क्योंकि एक यहाँ और एक वहाँ। तो वहां तक आया तो पीछे पीछे छम छम छम, घुंघरू भी इतने फास्ट बज रहे थे, पायल। फिर वो वहां तक आ गई, फिर मुझे तिरछा करना था, तो फिर उसने हाथ लगाया। तो इस बार मेरी नजर पड़ गई उसके पैरों की तरफ। अमित जी ये क्लाइमेट थे, पैर उसके उल्टे थे, तेरी चुड़ैल थी। जी हाँ, जो किस्से कहानियों में तो सुने, लेकिन उस दिन देखा सामने, उसके पैर बिल्कुल पीछे की तरफ, एड़ी आगे। अब मेरे शरीर में मानिए उस समय जैसे खून का संचार बंद हो गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। और गाड़ी वापस सीधी करके, और अब मैं उसको नहीं देख के मेरे मुंह में हनुमान चालीसा शुरू हो गई, बट शब्द मेरे नहीं निकल रहे थे। मैं आ करूं तो आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ। और मैंने एक ही बैठ के किक मारा, एक किक में कभी मेरा स्कूटर स्टार्ट होता नहीं था मुंह में,
हनुमान जी की जय के उस दिन हो गया। हाँ। मैं स्पीड से एकदम उस तक पहुंचा, मेरे भाई तक जो आगे खड़ा था पेड़ के पास। बैठ बैठ बैठ, एक सांस हो गया। क्या हुआ भाई? अरे बैठ। वो खट से बैठा, मैंने स्कूटर दौड़ाया, पीछे बिल्कुल देखा नहीं। कब चोमू सर्किल आ गया मुझे पता ही नहीं चला। 40-50 किलोमीटर सीधा। मैं एक सांस गाड़ी चलाई है और हो सकता है एक क्लच पे ही चलाई मैंने। अच्छा। मुझे नहीं पता, पीछे नहीं देखना है। भाई बोल रहा अरे धीरे धीरे, मैं नहीं चला पा रहा था धीरे। तेजी से गाड़ी दौड़ाई और चौमू सर्किल पे आके मैंने गाड़ी एकदम से धीरे करके छोड़ दी। मैं इधर, भाई उधर, दोनों गिरे। मैंने कहा भूतनी देखी मैंने। भाई साहब कहाँ देख लिया आपने? मैं तो आपको देख रहा था। अरे मैंने कहा, फिर उसको वाक्या सुनाया। डर मेरे बैठ गया था और झूठ नहीं बोलूंगा, 2 दिन बुखार रहा मुझे। माँ को आके वाक्या सुनाया। अब माँ क्या होती है आप जानते हो, लूण मिर्च किया उन्होंने, बोला तू बच गया। तो ये वाक्य अमित भाई मैं लाइफ में नहीं भूल सकता। अब भी कभी हम उधर से जाते हैं, अब तो फ्लाईओवर वगैरह बन गया, तो अनायास ही जब हम ट्रूप के साथ जाते हैं तो वो किस्सा जरूर याद दिलाता हूं। मैंने यहाँ चुड़ैल देखी थी। मतलब कहानियों में जो हम सुनते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, वो देखे हैं, वो देखे हैं मैंने। ये वाक्य मैं भूल नहीं सकता। अविरल मुझे वो वापस याद आता है, क्योंकि आपने उस दिन स्टूडियो में कुछ किस्से सुनाए और आपका ये चैनल हो भी इतना पॉपुलर रहा है कि मुझे लगता है एक दिन कोई साक्षात भूत भी आके अपना इंटरव्यू देगा। जैसा मैं जब जिंदा था तब मेरे साथ ये होता था, ये होने वाला। हो सकता है पर कैमरा कैसे कैप्चर करेगा, आई डोंट नो। अब वो तो कैमरे आप जानो, या आपका थर्मल कैमरा से थर्मल कैमरा करना है कुछ, क्योंकि इतने किस्से आपने ले लिए हैं लोगों के। और वो सब जेन्युइन है, बेसिकली जेन्युइन है। हम कोई बनावटी आदमी बिल्कुल नहीं ला रहे। नहीं, बिल्कुल सही। इसीलिए सारे प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशन से लोग आ रहे हैं, कभी किसको बुलाते हैं, कभी किसको बुलाते हैं। नहीं, ये किस्से होते भी। देखिए भाई जी, अगर कोई आदमी सुना रहा है तो उसके तथ्य, जगह, मैं तो जगह नाम सब बता रहा हूँ आपको कि वो हुए हैं। और ये जब अमूमन चोमू के पुराने लोगों को पूछोगे तो इसी औरत का जिक्र किसी एक पान वाले ने भी किया था। ओके। कि भाई साहब ये तो आप लकी थे, यहाँ कई डेड बॉडीज मिली है। अच्छा। और जो उनके साथ के लोग जो भागे, और जो एक पकड़ में आ गया, तो फिर जब डेड बॉडी लेने वापस आया तो उन्होंने कहा कि भैया हमने भी देखी थी एक चुड़ैल यहाँ पे पीछे पड़ी, लेकिन पकड़ा इसको और हम निकल लिए। तो मैं थैंक गॉड कहता हूँ भगवान जी को या मेरे इष्ट देव को या माता पिता के आशीर्वाद को कि मैं मरा नहीं उस दिन, मैं साबुत आ गया था उस दिन। यही कहूँ और तो क्या, यही है, ये सच्चाई है। कैसे होते रहते हैं। हाँ, ऐसे आप तो बाहर भी खूब जाते हो, मतलब इंडिया से बाहर, और बिल्कुल कई रिमोट लोकेशंस पे भी जाते हो। बिल्कुल। एक किस्सा और याद आता है अमित भाई, आप कहें तो सुनाऊं छोटा सा। बिल्कुल सर। मैं गया था नेपाल ट्रुप लेके। ओके। और टिकट्स हमारे आगे पीछे हो गए थे, तो ट्रुप तो निकल गया था 3 दिन बाद। हमारे साथ एक मित्र और थे, उनका गांव पड़ता था रेक्सोल। पटना से जब रेक्सोल होके नेपाल जाना होता है, बीच में रेक्सोल आता है, तो उनका कहना था एक दिन रुके, और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन का टिकट कंफर्म मिला था। ट्रुप को जाना था पहले, हमने उनको रवाना कर दिया था। आते वक्त हम लोग रेक्सोल रुके, उनके पड़ोस में एक कोई वाकया हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तो अड़ोस पड़ोस की काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर एकत्र। तो मैं जिनके यहाँ रुका तो वो भी अपनी वाइफ के साथ उधर ही चले गए। मैंने कहा सबको क्या हुआ यार, सब जने कोई अटेंड नहीं कर रहा है, बल्कि सब जने उधर जा रहे हैं, इस गली में है क्या। तो मुझे उनकी डॉटर ने बताया कि अंकल एक्चुअली क्या है, हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती हैं, वो काफ़ी टाइम से, करीबन 6 महीने से बीमार है। अच्छा। और एक्चुअली आज पता लगा है कि वो अभी सही होके आ गई हैं। उनमें कोई भूत आ गया था, भूत क्या, जिन। ओके। तो पूरा वाकया जब देखने का उत्सुक मैं भी हुआ कि वो सही हो गई, तो क्राउड क्यों है। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ 98 के आसपास की। अच्छा। ये इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग आप जानते हैं कैसेट डाल के किया करते हैं, वो दौर था कैसेट्स का। मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। तो मैंने उस खिड़की में से झांका उस लड़की को, वो लड़की बैठी थी सहारे से, बिल्कुल सही हो गई थी, और बिल्कुल यूं बीमार सी थी वो, और वो लेटी हुई थी, मतलब बैठी थी दीवार के सहारे, और घर के सारे लोग उसके आसपास बैठे थे और एक टेप रिकॉर्ड को सुन रहे थे। ओके। वो वाकया था कि उनके गुरुजी ने जब उसको झाड़ा लगाया, 3 दिन वहाँ रखा, और उस जिन ने जो अपनी बात कही वो बात उसमें रिकॉर्ड करके लाए थे वो लोग। अच्छा। तो मुझे क्लियर तो सुनाई नहीं दी, थोड़ी बहुत सुनाई दी थी, भीड़ बहुत थी, लेकिन जिनके यहाँ मैं गया था, फिर वो जब सुन के आए तब उनसे जो सुना वो मैं आपको वाक्य बताता हूँ। ओके। उन्होंने ये कहा कि मेरी बिटिया मेहंदी लगाती बालों में, तो बालों में मेहंदी लगा के, देखिए
यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे शहरों में इन बातों को तथ्य आज भी कोई नहीं मानता है, मगर गाँवों में या तो ऐसा लगता है कि भूतों को शायद गांव ज़्यादा पसंद है, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक हास्य व्यंग में कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि उधर ये चीज़ें ज़्यादा है वनस्पत शहरों की क्राउड अपेक्षा। कम है ना एक्चुअली, लोगों की आबादी भी कम है। जी हाँ, जी तो हाँ, वो कुछ भी हैपनिंग होती है तो वो हाँ, चर्चा का विषय हो जाता है। चर्चा का विषय रहता है। और यहाँ पर हम इतनी भीड़ भाड़ है, हम आदमियों की भीड़ भाड़ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही वो रीजन हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि वहाँ इस तरह के वाक्य ज़्यादा क्यों, नहीं होते यहाँ और भी शहरों है। में क्यों हाँ होते यहाँ भी है। यहाँ पकड़ में नहीं आते, यहाँ डॉक्टर के पास चले जाते हैं यस सीधे। यस यस, बिल्कुल करेक्ट। पूरा रुपया खर्च करके अगर कोई लकी होगा तो चीज़ पकड़ लेगा, अन्यथा बीमार थे खत्म हो गए, डेट्स ऑल, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं Maybe करेक्ट हो सोच सकता रहे है, हो, राइट ना? क्योंकि रजत शर्मा जी आते हैं दिल्ली से, हाँ जी, तो उनका भी यही, उन्होंने कम से कम 2-3 एपिसोड्स में ये बताया था कि डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आती बीमारी की। नहीं आती है, आप सही कह रहे हैं। तो अभी एक केस हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा बात, कि वो पकड़ में नहीं आई। एट लास्ट मोमेंट जब वो डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिए, तब कोई व्यक्ति आया, उसने बोला मुझे एक बार अगर आप कहो तो मैं कुछ, तो उन्होंने झाड़ा फूक की, एक दिन में सही कर दिया उसको। वो आदमी ऐसे खड़ा हो गया जो कम से कम 1.5 महीने से कोमा में पड़ा था, ओके, खड़ा होकर और नाश्ता मांगा और बिल्कुल चलने लगा। कुछ चीज़ें तो अमित जी हैं जहाँ पर साइंस भी फेल होती है, और शायद वो यही तथ्यों पे रहती है और इसमें तथ्य नहीं चलते। तथ्य नहीं चलते। तो मैं रेक्सोल की बात आपसे कह रहा था, तो जिनके यहाँ मैं रुका था वो आए श्रीमान, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, वाक्य बताओ। तो उन्होंने मुझे विस्तृत से ये वाक्य सुनाया। ओके, हुआ ये था कि उस लड़की ने मेहंदी लगाती थी हमेशा, मेहंदी लगा के चांदनी रात में वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई, और उस पेड़ के पीछे एक गली थी, दीवार, तो दीवार पे बैठ गई वो। अच्छा, अब उधर से कोई आत्मा निकली होगी जिन्न की, वो उसमें प्रवेश कर गया, वो गुनगुना रही थी और गुनगुना रही थी वो कोई गीत गा रही थी, वो उसको बड़ा अच्छा लगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो जो जिन उसके अंदर आया वो संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, और बहुत बढ़िया कव्वालियाँ, भजन, गीत, और स्पेशली जो मजार पे गाए जाते हैं पुरानी चीजें, वो गाता था। अच्छा, आपको तो पता होगा जिन लोगों की बहुत बड़ी उम्र होती है, हाँ, जैसा कि अभी आप मुझे बता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, कि इनकी काफी उम्र होती है, हाँ, तो वो बहुत पुरानी चीजें जो मजारों पे गाई जाती है, वो पकड़ में भी उसी चीज से आया था। वो पुरानी चीजें वो गाई उसने, वो प्रवेश कर गया। अब उसको एक तो ऐसा बताया गया मेहंदी लगी हुई, और फिर वो गुनगुना रही थी, तो वो उसकी खुराक मिल गई उसको कि ये तो सिंगर है, प्रवेश कर गया। 6 महीने उसको बहुत परेशान किया, और उसका वाक्य जो उन्होंने बताया कि जब ये गाती थी तो ऐसे बैठती थी कि बहुत बड़े बड़े कव्वाल बैठते हैं, जैसे घुटने उल्टे करके बाकायदा, अच्छा, और आंखें बिल्कुल जैसे कोई अल्लाह में जैसे लीन हो जाते हैं ना कव्वाल, वैसे आंखें ऊपर करके गाती थी। सब जने कहते भाई इसको तो कोई, चूंकि वो हिंदू परिवार तो हो गया, इसको तो कोई भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है कि बहुत बढ़िया गाने लगे। पहले तो पॉजिटिव साइड ले रहे थे, पहले पॉजिटिव साइड ले रहे थे। फिर उसका वाक्य ये था, गा गाऊ के फिर वो जो 2-3-4 घंटे गाती, कंटिन्यू गाती, और गाने के बाद वो जब वो गिरती थी तो ऐसा पछाड़ खा के गिरती थी कि पूरे दिन पूरी रात सोई रहती थी। और जब उठती थी तो वो इतना खाना खा जाती थी कि घर के 6 सदस्य उन 6 लोगों का खाना खाए थी। ओके, धीरे धीरे उसके बारे में पता लगा, कई झाड़ा फूक वालों के पास ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी जो ये वाक्य हुआ है उन्होंने बताया, इसमें बहुत बड़े कोई मौलवी है, उनके पास गए वो, उसने बोला मैं सही कर दूंगा इसको। उन्होंने 2 दिन रखा, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए इसी लड़की के थप्पड़ से। और तेरी, वो झाड़ा लगा रहे थे, और उन्होंने इससे बात की, तो एकदम पास में आके बात की, इसी लड़की ने जिसके अंदर जिन आए हुए थे, मिला के थप्पड़ दिया, तो दीवार के सहारे से उनकी कनपटी पे जोरदार लगी, लगते वो नीचे गिरते ही थोड़ी देर में उनके पखेरु उड़ गए, मार दिया इस लड़की ने। ओहो, अब इन लोगों में क्या शक्ति होती है, ये मतलब अविस्मरणीय है बताना, लेकिन शक्ति होती है। अब उसी समय जब वो उसको डॉक्टर के ले जा रहे थे, और इस लड़की को खाट पे पटक के ले गए थे, इसको वापस से हाथ पैर बांधे और अपने घर की तरफ वापस निकल रहे थे, तो वहां कोई एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि ये तो उनके शिष्य हैं जिनके पास आप लाए हो। अच्छा, इस विद्या के माहिर तो इनके आगे वाली गली में रहते हैं, उनके पास ले जाओ, वो सही कर देंगे आपकी बेटी को, मरता क्या ना करता। उसने कहा सब देख लिए, चलते हैं। वो श्रीमान वहां ले गए, उनको ले जाते, उनके गुरु मिले, उनको कहा कि आपके शिष्य के
इसने मिला के दिया है तो शायद मरी जाए या गुछ होके पड़ गया, खून निकला है नाक कान सब में से। तो वो उनका शिष्य नालायक था उनकी नज़र में, वो उससे बात नहीं करते थे। ओके ओके। तो उन्होंने बोला साला मरना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि अगर उससे नहीं संभली है तो फिर मैं देखता हूँ। तो उन्होंने खाट पे उसको बोला यहीं सुला दो, कुछ पानी अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला आसपास, बोला मैं आता हूँ। फिर वो अंदर चले गए। काफ़ी देर पश्चात वो आए आके और उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़े। 3 दिन उन्होंने रखा उसको। दूसरे दिन शाम के टाइम वो जो भी चीज़ थी वो आ गई। आते ही गुरुजी ने उससे पूछा, भाई तू कौन? तो पहले तो उन्होंने उनका एंटरटेनमेंट किया कि हुजूर मैं ये हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल बोला मैं ये हूँ, अपना नाम वगैरह बताया और कुछ चीज़ सुनाना चाहता हूँ आप सुने, क्योंकि अब मैं जिस जगह आया हूँ खुद मुझे विश्वास है कि अब मैं नहीं टिकूंगा इसके अंदर। अच्छा, पता था उनको पता नहीं क्या पड़त का पता लग जाता है कि तुम में कितना नमक है कितना पानी है। ओके। उनको महसूस हो गया उस भूत को कि मेरे को अब निकलने का है। 6 महीने तक नहीं हुआ। 6 महीने में जो मिले कोई तो बुलवा ही नहीं पाया। एक पिट गया, बाकी लोग के टाइम वो निकल गया, हाथ में नहीं आया, जो भी बात रही। उन्होंने 1.5 घंटे तो उनको अटेंडेट किया। बहुत अच्छी कवालियाँ, गज़लें, फिल्मी, ये सब उन्होंने सुनाया। समझ में आ गया, जो लेके गए थे उनके भी पूरा समझ में आ गया कि आज इसका इलाज है। फिर उसने अपने वाक्य में बहुत सारी बातें कही कि मैं सबको कहूँगा ये कि हम लोग भी, हमारा भी एक जून है। हमें कोई चीज़ से अगर परहेज, अगर वो चीज़ होगी तो हम क्या करें, हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि यदि हमें भूख लगी है तो हम तो हवा पानी में जीते हैं, लेकिन वो वक्त हमें भी याद आता है तो किसी शरीर में हम प्रवेश कर जाते हैं, अपना पूरा समय करके निकल जाते हैं। फिर आप जैसा कोई हमारा बाप मिलता है, हम भाग जाते हैं। ये उन्होंने बाकायदा वो कहा, उनको रिकॉर्डेड ऑन टेप है बेसिकली। बिल्कुल। अब उसके बाद उन्होंने झाड़ा फूक किया और उसको बिल्कुल सही कर दिया। तो उस दिन जब मैं गया तो उसको लेके वहां से वो लोग आए थे, सही करके लाए थे। तो ये वाकया सुना तो ये मेरे जीवन का बहुत जबरदस्त वाकया था, विद सबूत कि भाई ये भी हुआ है। ये भी हुआ है। जो गांव की बात अपनी चल रही थी बेसिकली, तो गांव में क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? मेहंदी का, परफ्यूम का, शाम को खुले बाल न करो, तो उसकी रेमेडीज हुआ करती थी पहले। बिल्कुल, वो आपको भी पता होगी। देखिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाके आपको ये बताऊं जो एक सच्ची बात है। अब इसको कोई अगर उदाहरण समझे तो बहुत ही अच्छी बात है, और ना समझे वो हम उनसे जिद्दोजहद नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हमने अपनी बातचीत में ये तो कह दिया कि ये वो चीज़ है, साइंस की चीज़ है। क्योंकि आज का युग मानता है तथ्य आधार, सबूत दो। लेकिन ये शुरुआती उन सोच के परे है। कई लोगों ने झाड़ा लगवाया तो सही हो गए और डॉक्टरी करी तो वो भुगत के मर गए। तो फिर आप किसको मानोगे? भले ही साइंस यहाँ चुप है, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, जब कोई वाक्य आपके सामने केस सही हो जाते हैं तब तो मानो, सही है, तब तो मानना पड़ेगा ना। तो उसका उदाहरण ये, जैसे कि आप ये दूल्हा दुल्हन होते हैं, आप देखते हैं उनके पीटी होती है, जिसे अपने राजस्थान में कहते हैं तेल बांध चढ़ाना। तो तेल बांध जब चढ़ जाता है तो उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि तू बाहर नहीं जाएगा, और जो जाएगा तो अपने हाथ में चाकू खंजर कुछ ना कुछ उनको देते हैं। ये एक रुकावट है उन लोगों के लिए जो भूत पलीत या कि इस तरह के तेल चढ़ने के बाद में उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें बुजुर्गों ने बनाई, गलत नहीं बनाई। अब जो मैंने बताया मेहंदी लगा के बालों में या हाथों में बाहर निकलते हैं, परफ्यूम लगा के कई जने, लेकिन आप वाली बात में बड़ा दम है कि शहरों में भी ये फटकार लगती है, बट उन्हें किसी को पता लगता है और किसी को नहीं लगता है। ये सच है। जो सही जगह पहुंच गए इलाज कराने, सही डॉक्टर के पास, तब तो इलाज है। बट ये सच है कि ये इलाज उनके पास है जो इसके महारथी। ये भी हकीकत। भाई हम अपने सनातन को और अपने संस्कृति को भूल गए ना, वही तो रीजन है, वही रीजन है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। रिलेशंस गांव में तो एक घर में कुछ हो जाए जी, पूरे गांव को पता लग जाता है। और यहाँ अपने इतने आइसोलेट हो गए हैं कि पड़ोसियों को ही नहीं पता होता। ये आप सही कह रहे हो, क्या तकलीफ है, क्या तो नहीं। वही रीजन है। आप ये कॉन्सेप्ट देखिए ना, मैंने अभी आपसे कहा कि आंखों का पानी मर गया है। उसका रीजन ये कि एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक पोर्च पे रहते हैं, एक ही गैलरी में, लेकिन कौन किसके मर गया ये तक नहीं पता है। ये भी नहीं पता। किसी वाक्य ने मुझे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, मैंने कहा सर पता नहीं। पता लगा मेरे घर के सामने वाले ही हैं वो, जिनका ये एड्रेस लेना है। चूंकि हमें इंटरेस्ट नहीं रहा,
हाँ। हम हमारे में मर रहे हैं, क्या है हमारे पास वो छोड़िए, लेकिन हम हमारे में मर रहे हैं, लेवल स्टेटस में मर रहे हैं। जिसके पास थोड़ा है वो और खत्म हो गया है, जिसके पास बहुत है उसके बाद बहुत हो गया है। लेकिन मुझे एक बात अमित जी याद नहीं आती कि ये सब मरने के बाद वहीं जाते हैं यार, जो गरीब जाता है वहीं भी आप जाओगे, वो वहीं जाएंगे, आप भी राख होके वही 100 ग्राम रह जाओगे और मैं भी 100 ग्राम रह जाऊंगा। फिर घमंड किस बात का? ये जो आपने लेमिनेशन कर रखा है खूबसूरती का, इसके पीछे का हकीकत जानते हो? वो मांस का कुंदा और वो हड्डियां, फिर भी घमंड है आपको? फिर भी घमंड है। ये किस बात का घमंड है, मुझे समझ में नहीं आया। वही कुछ सोल्स हैं जो अटक जाती है, अटक जाते हैं, जाना नहीं है हमें यहाँ से, हमें तो यहीं रहना है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। वही है। तो ये वो चीज़ें हैं, और कई वाक्य पुनर्जन्म के भी एक किस्सा आप अगर कहें तो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अनायास मुझे याद आया हाँ। कि कहीं कोई फैमिली थी, और ये पाली की बात है वसुते, फैमिली थी और उसमें किसी को, चूंकि वो हिंदू परिवार से थे, और एक लड़का बार बार मजार पे जाता था। अच्छा। तो उसके घर वाले कहते तू मंदिर के लिए निकलता है और वो पीछे वाली गली में मजार में क्या करने जाता है, और मैंने सुना है वो इनके क्या अकीदत के फूल चढ़ाते, वो चढ़ाने जाता है, तो ये क्या है ये? तो उसको बड़ी मार पड़ी। पता लगा एक चौथी गली में एक लड़की और थी, वो भी उसी समय जाती थी जब ये जाता था, और वो भी हिंदू लड़की थी। अच्छा। लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अच्छा। तो आप ये नहीं कह सकते कि उन दोनों का कोई चक्कर है, बट वो एक ही समय पे, जैसे कोई घंटी बजी और वो अपने घर से और वो अपने घर से निकलते, तो उनको पकड़ा, उसके पेरेंट्स ने उनको धोया, इसके पेरेंट ने इसको डांटा लड़के को कि भाई ये तुम यहाँ क्यों जाते हो। तो एक दिन रात को दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे थे आपस में, दोनों जने। तो वो जो बड़बड़ाहट घर वालों ने सुनी, पता लगा कि पिछले जन्म में ये पति पत्नी थे। अच्छा। आपस में इसलिए यहां मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अड़चन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस जन्म के बाद मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये किसने बताया? ये उस मौलवी ने बताया जो इनको पढ़त करके उसने पता किया कि क्या बोलते हैं। तो पूरा जब उन्होंने वाक्य बताया, बोला इनका सुन लिया, इनका सुन लिया। सुन के जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये क्या कहते हैं। तो वो रात को पढ़त में उनसे पूछा उसने, जब वो सो रही थी लड़की जब, और जो लड़का सो रहा था जब, तो सारी बात उसने गहरी नींद में सारी बात करी उनसे कि तुम कौन हो। तो उसने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया, और जब वो आंख खुल गई तो कुछ भी नहीं। हाँ, सबकॉन्शियस में तो है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ। तो ये वही आप वाली बात कि कोई तो ऐसी चीज है जो इस दुनिया से परे है। बिल्कुल बिल्कुल है हमारे और आपके इर्द गिर्द, लेकिन नहीं है, मानना पड़ेगा इसको। सही है, सही है। तो मैं तो इन चीजों को अमित भाई मानने लगा हूँ, और आप जैसे एपिसोड करते हो उसको देखने के बाद तो ज्यादा आभास होता है। नहीं मान तो आप तभी गए थे जब चुड़ैल को देखा था। हकीकत में वो वाक्य तो मान गया था मैं, लेकिन ये चीजें हैं अमित भाई, इनको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही है, सत्य है। अब जैसे हमारे जोधपुर के पास में एक वाक्य है, हाँ। बहुत अच्छे कवाल है, मौजू मनचला। अच्छा। बड़े अच्छे अभी हैं वो बहुत अच्छे भजन गाते हैं। उनका तो विश्व रिकॉर्ड बना है भजनों का। अच्छा। हाँ, कंटिन्यू गाया उन्होंने, आई थिंक शायद 3 दिन तक लगातार। ओके। तो उनके बेटे की बारात गई थी कहीं नागौर के आसपास, और जिस होटल में वो रुकी तो उसका एक स्वीट रूम, क्योंकि दूल्हे का रूम तो स्वीट रूम ही अच्छा देंगे, वो दिया। तो वो श्रीमान तैयार हो रहे थे सहरा बांध के और परफ्यूम लगा के, तो वहां किसी की मौत हुई थी, किसी ने सुसाइड किया था उसी स्वीट रूम में। उसी स्वीट रूम। ओके। तो वो अपने तैयारी में लगे थे, रात को ही बारात चढ़ती है। अब बारात तो बाद में चढ़ती, दूल्हे में कोई और चढ़ गया। ओ तेरी। जबरदस्त वाकया है, सुना तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन सच है। जो लोग बाराती गए उन्होंने ही बताया। बोला इतने जनों को मारा है उसने, वो संभला नहीं किसी से। हो। जो अंदर जाए वो मार खा के आए। कोई खिड़की से कूद गया, कोई कहाँ से कूद गया। फिर बड़ा जबरदस्ती उस गेट को बंद किया, और उसने इतना गेट हिलाया कि गेट के कुंडे हिला दिए, और वो लड़का इतना दुबला पतला। तो ये शक्ति अमित भाई आती कहाँ से? इतनी शक्ति होती है इसमें। 8-10 लोगों को मारा उसने। रिजर्व शक्ति रहती है इसमें। क्योंकि आप तो रोज इंटरव्यू करते हैं, आप मुझे बताएं शक्ति का भान क्या है, ये क्या शक्ति है? वो उस योनि में परेशान रहते हैं बेसिकली। जैसे अभी आपने वो बोला ना जी, दुख तो हर जगह है। हाँ। कि भी उस चीज को भोगने के लिए वो आ जाते हैं, और जो कमजोर आदमी दिखता है, हाँ, उसी पे हावी होते हैं। होते हैं। ये बात सही कही आपने, बिल्कुल। तो उन्होंने कई जनों को मारा,
और फिर उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, क्योंकि इस विद्या को वही समझते हैं, इस समय डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक ने फिर अंदर वो गया और फिर उसने जाते ही अभिमंत्रित किया, उसको शांत किया, उसका इलाज किया, फिर जाके वो शांत हुआ, तब जाके बारात लेके वो लोग शॉर्ट टर्म में निकले। फिर वो बोला हाँ, तो ऐसे अब तो गाड़ी केस होने के बाद में तो कौन जाएगा, पास में दूल्हे के कोई नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात, दूल्हे के पास कोई नहीं जा रहा कि आज मेरे यार की नहीं, पता नहीं साले किसकी शादी है, हम तो जाके जिम के चले जाएं। तो उस लोग सीधे खाने भी पहुंचे, 2 जने उनको लेके वहां पहुंचे, जो भी निकाह वगैरह कराया। तो ये इस तरह के वाक्य अविस्मरणीय हैं, भूले नहीं जाते। और आपके इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए मैं पुनः दिल से ढेर सारा धन्यवाद दूंगा। और कभी कोई हास्य, कोई बात ऐसी, मैं इसको हास्य तो नहीं कहूंगा, अब बाद में हास्य हो जाता है ना, वो बाद में हास्य हो जाता है और हम हंस के बताते हैं जब बच के आते हैं। हाँ, वरना तो उस समय खून खुश्क हो गया था और हमारी क्या हालत थी मैं बता नहीं सकता, जगह बदल बदल के आंसू निकल रहे थे, मैं आपको सही बताऊं। नहीं, आपके नाना जी भी तो किस्से सुनाया करते थे, वो भी तो, अरे बाप रे, हमारे नाना जी जो थे वो बच्चे सारे परेशान करते थे मम्मी को। तो नाना जी क्या कहते थे, अरे सब एक जगह बैठ जाओ, सबको एक जगह लेके बैठते। अब चूंकि छोटे थे तो किस्सों में मुंह खुला ही रहता था, सुनते थे। बाद में समझ में आने लगे किस्से, क्या नाना जी किस्से तो सुनाते, आदि फेंकते भी नाना जी। कि मैं वहां बैठा और भूतनी अंदर आ गई, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लंबा सा हाथ आ गया। नाना जी इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो मानते हैं। आपको कुछ नहीं हुआ, बस हम बच्चों को डराने, अब हमको डराने। लेकिन वो एक उम्र ऐसी होती है कि मुंह खोल के बस अपन एक जगह बैठ जाओ। अच्छा, किस्सा खत्म होने के बाद आप जा नहीं सकते, कहीं जम गए आप तो, क्योंकि भूत दिख रहा है आपको। फिर तो आप मम्मी कहती सो जा सो जा, करवट नहीं लेनी रात को, इधर से भूत आ सकता है। यही तो ये भी यही तो क्रेज है इस चीज का। और सबसे बड़ी बात उनका जो समझाने का था, क्योंकि वो पारसी रंगशैली के डायरेक्टर थे, ड्रामा डायरेक्टर थे। तो वो हर बात में ड्रामेटिक करके पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक देके इस तरह से वो सुनाते थे। तो बिल्कुल हर कोई आदमी यूं देखता रहता था। हाँ, फिर इधर से ये आवाज आई, ढान ढान ढान, फिर दरवाजा खुला, तो आदमी उसके अंदर घुस जाता था कि अब क्या होने वाला आगे। तो अगर वो बीच में कोई दूसरी बात करते, मम्मी जाओ ना यार, हाँ नाना जी फिर क्या हुआ, हम घुस जाते थे उसमें। तो ये भी एक चीज है और हमने उनको जिया है। वो किस्से कहानियां आज भी याद आते हैं। लेकिन बड़ा दुख ये होता है कि उन सबको एक व्यक्ति खा गया, और वो है आज का मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मोबाइल हमारी किताबें खा गया, सब कुछ खा गया, सब कुछ खा उसकी खुशबू खा गया, और आज सिमट के रह गया है। मैंने एक घर देखा, मैं किसी से मिलने गया था, घर के 5 लोग, मैं हॉल में जाके बैठा, वो सब हॉल में थे लेकिन नहीं थे, सब अपने मोबाइल में घुसे हुए। मैंने नमस्ते किया अंकल को, हाँ नमस्ते, वो भी मोबाइल में घुसे हुए सब जने। मैं आधे घंटे बैठा, मैंने कहा यार कितना सन्नाटा इस घर में, 6 लोग हैं लेकिन वो सारे मोबाइल में घुसे हुए। यही हालत हो गई। तो आँख का पानी भर गया अमित भाई, रिश्ते खत्म हो गए हैं और एक मोबाइल सबको खा गया है, सबको खा गया, शर्म भी खा गया है। और आज जितने भी विलासिता की चीज़ें हो रही हैं वो सारी ये मोबाइल हमको पुरस रहा है। सारा कंटेंट अवेलेबल है, इजी एक्सेसिबल है, चाहे कितना ही वो आप कर लो। इंटरनेट पे इतना कूड़ा करकट सब आ गया है, पूछिए मत पूछिए मत। अब आप कितना बच्चों से बचाओ। आपका ये कोविड ने आके मोबाइल पेरेंट्स से दिया गया है। हाँ, जो हम छीना करते थे वो दिया गया, वो दिया गया कि एजुकेशन इसी पे चल रहा है। अब चूंकि बच्चों को दे दिया, आप देखिए आई साइट भी सबकी कमजोर हो गई, मेरी नजर में मेमोरी भी कमजोर हो गई है। अपन खुद ही नंबर डायल करना भूल गए, नंबर याद ही नहीं रहता। नंबर अब जब आपने लैंडलाइन था तो सारे नंबर मेरे बाबूजी कहते थे, अरे उसका नंबर, तो मैं कहता बाबूजी ये नंबर, बाबूजी कहते तू डायरी नहीं देखता सबके। मैंने कहा आज मोबाइल के नंबर, मैं सच कहूंगा मेरी वाइफ के नंबर याद नहीं मुझे। नहीं होते नहीं है तो नहीं है। इस बात पे झगड़ा भी हुआ एक बार कि मेरा मोबाइल खो गया। मैंने कहा ठीक है ढूंढो, ठीक है। अब एक दिन ये हुआ मेरा खो गया, ढूंढो। तो हमें हमारे नंबर तो याद, एक दूसरे के याद नहीं। उसके बाद तो मैंने याद कर लिया, क्योंकि मुझे रोज घर जाना होता है रात को। अब मैंने याद कर लिए। नहीं दीपक भाई, मतलब म्यूजिक में भी रहते, मतलब कोई आदमी बच नहीं सकता, जिसके साथ होनी होगी वो कभी ना कभी हो जाती है। होगी भाई जी। कुछ लोग बताए थे जो कि आज आपने कहा हास्य व्यंग के रूप में बता रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ जो चोटिल हुए हैं या जिनके साथ हादसे हुए हैं, फिर वो उस राह नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ आपसे कि वो डर, वो सन्नाटा, कितना भी कुछ भी कह लो। आज एक सच्चाई बात कहकर आपका ये समाप्त करना चाहूँगा
डर कोई चीज है और ये साइंस के पार परे है, इसलिए डरना जरूरी है। ये कहना चाहूंगा आपको। चलो सर, थैंक यू सो मच So nice. पॉडकास्ट में पधारने थैंक के यू, लिए। थैंक थैंक यू यू सर, सर। सो नाइस ऑफ यू।